हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के संप्रदाय की कि स्कूल्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या होते हैं। और ये टॉपिक आपके लिए टीईटी, सीटेट और शिक्षक भर्ती में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान के संप्रदाय कौन से हैं, उनके प्रवर्तक कौन से हैं। तो ये कई टाइप्स के हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान के संप्रदाय से क्या मतलब होता है। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते जाएं। और लाइक और शेयर भी करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे दिया है शिक्षा मनोविज्ञान के संप्रदाय। तो संप्रदाय से मतलब क्या होता है, पहले तो आप ये समझिए। तो मनोविज्ञान के किसी संप्रदाय, स्कूल ऑफ साइकोलॉजी से तात्पर्य होता है मनोवैज्ञानिकों के ऐसे समूह से जो मनोविज्ञान के अध्ययन के लिए एक समान विचारधारा तथा विधियों का अनुसरण करते हैं। और इसी तरह इन्होंने मतलब इसमें जो संप्रदाय हैं वो कई टाइप्स के होते हैं कि उनकी अलग अलग विशेषताओं के आधार पर कई एक संप्रदाय निर्धारित किए गए। तो इन्हीं संप्रदायों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं कौन कौन से थे। तो देखिए, यहाँ पर था संरचनावाद। एक पहला ये है संरचनावाद, स्ट्रक्चरलिज्म जिसको बोलते हैं। तो इस संप्रदाय के प्रमुख प्रवर्तक विलियम वुंड थे। तो यहाँ पर देखिए, प्रवर्तक का नाम जरूर पूछा जाता है कि किस वाद के कौन से प्रवर्तक थे। तो संरचनावाद के थे विलियम वुंड, ये आपको याद रखना है। इन्होंने 1879 में मन का व्यवस्थित ढंग से अध्ययन करने के उद्देश्य से लिप्जिंग, यहाँ पर देखिए ये नाम है, जर्मनी में था, लिप्जिंग में विश्व की प्रथम मनोविज्ञानशाला स्थापित करके मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र विज्ञान का दर्जा दिलाया था। तो इन्होंने जो है विलियम वुंड ने मनोविज्ञान के स्वरूप को प्रयोगात्मक बतलाया था और इसका अध्ययन करने के लिए जर्मनी के लिप्जिंग विश्वविद्यालय, जिसका नाम अब बदल गया है, इसको कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय कर दिया गया है। तो यहाँ पर मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना 1879 में की थी। और विलियम वुंड की मृत्यु के बाद इनके शिष्य थे टिचनर। कभी कभी शिष्य का नाम भी पूछ लेता है तो आपको पता होना चाहिए। तो विलियम वुंड के शिष्य थे टिचनर। इन्होंने उनके कॉन्सेप्ट्स को संशोधित करके वैज्ञानिक आधार प्रदान करके आगे बढ़ाया था। तो ठीक है, ये तो हो गई उनके शिष्य की बात और उनकी बात। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वुंड तथा उसके अनुयायियों को संरचनावादी कहा जाता है क्योंकि इनके अनुसार जटिल मानसिक अनुभव वास्तव में संरचनाएं हैं जो अनेक सरल मानसिक स्थितियों से मिलकर बनी होती हैं। मतलब एक ये कॉम्प्लेक्स मोड में होता है जो अनेक सिंपल ऑपरेशन से मिलकर बना होता है। अगला पॉइंट देखिए, वुंड तथा उसके सहयोगियों ने अंतर्दर्शन, ये देखिए ये एक विधि है, अंतर्दर्शन नामक मुख्य अध्ययन विधि का प्रयोग करके संरचनाओं के रूप में मन का व्यवस्थित अध्ययन करने का प्रयास किया था। अब अंतर्दर्शन विधि, ये आपको नया शब्द लग रहा होगा। तो अंतर्दर्शन विधि में क्या होता है, ये भी एक मनोवैज्ञानिक विधि है, ऑब्जर्वेशन करने के लिए यूज़ की जाती है मनोविज्ञान में। इसमें व्यक्ति स्वयं ही अपने व्यवहार का अवलोकन करता है और इसमें क्या होता है कि व्यक्ति को अपने व्यवहार के संबंध में प्रत्यक्ष, तत्काल तथा वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो जाता है क्योंकि वो ऑब्जर्वेशन अपना खुद का ही कर रहा है। लेकिन इसकी कुछ कमी भी थी क्योंकि ये जो विधि थी, अंतर्दर्शन विधि, ये शिशुओं, बालकों तथा असामान्य व्यक्तियों और पशु पक्षियों के द्वारा नहीं यूज की जा सकती थी। इसका प्रयोग संभव नहीं था। तो इसके निराकरण के लिए फिर कौन सी विधि आई, वही दर्शन विधि, इसको प्रयोग में लाया गया। इसमें क्या होता है, किसी अन्य व्यक्ति का अवलोकन करके उसके व्यवहार को जानना, वही दर्शन कहलाता है। तो ये मनोवैज्ञानिक विधियाँ थी। आप बस इतना ही जानिए, अभी इसको आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, प्रक्रिया के स्थान पर केवल संरचना पर ध्यान देना संभवतः इसकी एक कमी थी कि इन्होंने केवल संरचना पर ज़्यादा ध्यान दिया था। ठीक है, तो इसका ये ड्रॉबैक था। फिर नेक्स्ट पॉइंट, अंतर्दर्शन विधि में वस्तुनिष्ठ विश्वसनीयता तथा वैधता की कमी के कारण संरचनावादियों के निष्कर्षों की प्रामाणिकता सिद्ध नहीं हो पाई। मतलब ये वैज्ञानिक आधार इनको नहीं बन पाया। अगला देखिए, दूसरी थी प्रकार्यवाद। इसका दूसरा संप्रदाय था प्रकार्यवाद, फंक्शनलिज्म जिसको कहते हैं। इसके जो प्रमुख प्रवर्तक थे
वो विलियम जेम्स थे। जेम्स वस्तुतः डार्विन के विकासवाद सिद्धांत से प्रभावित थे, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, तथा इन्होंने मन के अध्ययन में जीव विज्ञान की प्रवृत्ति को अपनाया था। इन्होंने फंक्शंस को ध्यान दिया था, इसके आधार पे अपना अध्ययन किया था। अब डार्विन कौन थे ये आपको जानना चाहिए। तो जो डार्विन थे, डार्विन ने विकासवाद सिद्धांत की मुख्य बातें अपनी पुस्तक, इनकी पुस्तक थी द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में व्यक्त किया था। और इनका जो जैव विकास का सिद्धांत था, इसमें प्राकृतिक चुनाव द्वारा प्राणियों का विकास या उनका वर्णन करने को बताया गया था, और यही डार्विनवाद कहलाया था। तो डार्विन जी के बारे में ये चीज़ें थी। इन्होंने अपने डार्विनवाद में बताया कि प्रकृति में कोई दो जीव कोई भी वो सिमिलर नहीं हो सकते हैं, उनमें कुछ ना कुछ विभिन्नताएं होती हैं, और उनमें पाई जाने वाली विभिन्नताओं के फलस्वरूप उन्हें जीवन के लिए संघर्ष शुरू हो जाता है। तो जब कोई भी दो प्राणी सेम नहीं हैं, उनमें विभिन्नताएं हैं, तो कोई किसी चीज़ में तेज होगा और किसी में कोई सा पॉइंट स्ट्रांग होगा। तो ये इस कारण इस संघर्ष में फिर जो वही लोग सरवाइव कर पाएंगे जो कि सबसे अधिक योग्य गुणों वाले होंगे। तो ये इनका ये डार्विन का विकासवाद का सिद्धांत था। ये आपने जान लिया, इसको शॉर्ट में ही बताया है कि ये भी आपको जानना चाहिए। और कभी कभी इनकी पुस्तक का नाम पूछ लिया जाता है, तो डार्विन की पुस्तक आपको याद रखना, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। नेक्स्ट पॉइंट, कार्यवादियों के अनुसार मन की संरचना को जानना इतना ज़रूरी नहीं है जितना इसकी क्रियाओं तथा कार्यों को। इन्होंने देखिए क्रियाओं और कार्यों को इम्पोर्टेंस बताया। नेक्स्ट पॉइंट, वस्तुतः प्रकारवादियों का मुख्य बल अधिगम प्रक्रिया तक केंद्रित था। इन्होंने लर्निंग प्रोसेस को इम्पोर्टेंस दी थी। अब इनके देखिए और कौन कौन से समर्थक थे। तो जॉन डीवी नामक प्रसिद्ध अमेरिकन दार्शनिक तथा शिक्षा शास्त्री प्रकारवादी संप्रदाय के प्रमुख समर्थक थे, जॉन डीवी। और इसके अलावा देखिए एंजिल, फिर जेएन कैटल, थॉर्नडाइक और वुडवर्थ जैसे विचारकों ने प्रकारवादी विचारधारा को वैज्ञानिक आधार प्रदान किया था। तो यहाँ पे थॉर्नडाइक जी का भी नाम है, लर्निंग में हम पढ़ चुके हैं। और इनके जो 3 नियम थे, मुख्य नियम, देखिए लर्निंग की बात की जा रही है, तो यहाँ पे 3 नियम जो मुख्य नियम थे, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, ये आप पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मनोविज्ञान के प्रकारवादी संप्रदाय को संरचनावादी संप्रदाय की अपेक्षा अधिक वैज्ञानिक तथा अधिक उपयोगी स्वीकार किया गया है। तो इसको ये अधिक मॉडिफाइड वर्जन था। इसकी मुख्य विशेषताएं, इस संप्रदाय में पाठ्यक्रम की विषय वस्तु, शिक्षण विधियाँ, देखिए विषय वस्तु, शिक्षण विधियाँ, शिक्षण अधिगम विधियाँ तथा मापन प्रक्रिया की कार्यपरकता पर अधिक बल दिया गया। अब इसके कौन कौन से टूल्स थे, देखिए यहाँ पे ये हैं प्रश्नावली, सूची, मानसिक परीक्षण जैसे वस्तुनिष्ठ उपकरण वास्तव में कार्यवाद की ही देन है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर उपयोग की गई। अब तीसरा देखिए, तीसरा था व्यवहारवाद, बिहेवियरिज्म जिसको कहते हैं। इसके प्रवर्तक कौन थे, जॉन बी वॉटसन थे इस समूह के प्रवर्तक। और नेक्स्ट पॉइंट, व्यवहार की विचारधारा को मानने के कारण इस समूह के मनोवैज्ञानिकों को व्यवहारवादी कहा जाता है। व्यवहारवादियों ने जन्मजात प्रवृत्तियों के अस्तित्व को नकारते हुए सीखने पर बल दिया था। तो इसमें जो वॉटसन थे, इन्होंने सीखना, भाषा विकास, चिंतन, स्मृति तथा संवेग के क्षेत्र में विशेष रूप से अध्ययन किया था। और वॉटसन के अलावा व्यवहारवादियों में और कौन से लोग थे, इनमें गथरी थे, सीएल हल थे और बीएफ स्किनर, ये कुछ खास लोग थे। और इसमें स्किनर की प्रोग्रामिंग लर्निंग थ्योरी, कार्यक्रमित अनुदेशन सिद्धांत, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। और यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है कि प्रोग्रामिंग लर्निंग किसकी थी, तो आपको याद रखना है ये बीएफ स्किनर की थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इन्होंने मानव व्यवहार को समझने के साधन के रूप में पशु व्यवहार के अध्ययन पर जोर दिया था। और नेक्स्ट देखिए, इन्होंने पैवलॉव का जो थ्योरी था, लर्निंग की थ्योरी थी, वो उससे ज़्यादा प्रेरित थे, इस पर उन्होंने अध्ययन किया था। नेक्स्ट देखिए, व्यवहारवादियों ने वृद्धि तथा विकास की प्रक्रिया में वंशानुक्रम की भूमिका को नकार दिया और वातावरण के महत्व को स्वीकार किया था। इन्होंने बताया कि वातावरण की महत्ता ज़्यादा होती है, उस मतलब प्राणी पर वातावरण का प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। ठीक है,
अगला देखिए क्या था, समग्रवाद। तो इसको कहते हैं गेस्टाल्टिज्म, ये याद रखिएगा। गेस्टाल्ट से मतलब क्या है? गेस्टाल्ट जर्मन का शब्द है जिसका अर्थ पूर्णाकार अथवा व्यवस्थित समग्र, ऑर्गेनाइज्ड होल होता है। और इसमें कौन कौन से लोग थे? देखिए ये कभी कभी पूछा जाता है कि गेस्टाल्टवादियों में कौन कौन से थे। तो मैक्स वर्दिमर, काफ्का, कोहलर तथा कुर्ट लेविन, ये प्रमुख गेस्टाल्टवादी थे। तो इसका जो गेस्टाल्टवादियों का प्रमुख जो आधार था, व्यवहार में संपूर्णता के अध्ययन पर फोकस था। इन्होंने जो इस स्कूल का मुख्य बल जो था, व्यवहार में संपूर्णता के अध्ययन पर फोकस था। इसके अनुसार सभी अंश मिलकर संपूर्णता का निर्माण करते हैं। इन्होंने एज ए होल इसकी स्टडी की थी, परंतु संपूर्णता की विशेषताएं अंशों की विशेषताओं से भिन्न होती है, ऐसा इनका मानना था गेस्टाल्टवादियों का। गेस्टाल्टवादियों ने भी सीखना, चिंतन तथा स्मृति के अध्ययन में काफ़ी योगदान दिया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इस समुदाय के मानने वालों का विचार था कि संरचनावादियों, प्रकारवादियों तथा व्यवहारवादियों ने मनोविज्ञान के अध्ययन का गलत रास्ता चुना। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, इनके अनुसार अनुभव तथा व्यवहार को वही बताया, अलग अलग हिस्सों में करके अध्ययन नहीं कर सकते। इन्होंने इसको एज ए होल अध्ययन करने का इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंट बताया है। नेक्स्ट देखिए, इन्होंने सीखने में अंतर्दृष्टि की भूमिका पर अधिक जोर दिया। इन्होंने इनसाइट थ्योरी को इस पर काफ़ी काम किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के अनुसार किसी भी वस्तु या परिस्थिति को एज ए होल देखता है, ना कि इसमें सम्मिलित तत्वों के समूह के रूप में। तो इसमें वही बात की गई है कि कोई भी समस्या है तो उसको आप मतलब जो लर्नर है, जो सीखने वाला है, उसके सामने एक समग्र रूप में रखिए और तभी वो उसका अध्ययन कर पाएगा। और जो उसके विभिन्न अंश हैं उनका अलग अलग अध्ययन करके वो नहीं सीख सकता है और ना उसका समाधान निकाल सकता है। ठीक है, तो यही है। अगला पॉइंट देखिए, गेस्टाल्टवादियों के अनुसार समस्या या परिस्थिति को समग्र रूप में देखते समय उसके विभिन्न अंगों के बीच के अनोखे संबंधों एवं अंतरक्रियाओं को पहचानना ही अंतर्दृष्टि है। मतलब इनसाइट के द्वारा ही जो उसमें विभिन्न अंश जुड़े हुए हैं एज ए होल रूप में, तो उनके बीच वो संबंधों को ज्ञात कर सकता है और उनके द्वारा ही समस्या का समाधान कर सकता है। ठीक है, उनके अनुसार ये अगला पॉइंट है, यह अंतर्दृष्टि ही समस्या का तत्काल समाधान प्रस्तुत करती है। इन्होंने इनसाइट को ही इम्पोर्टेंट बताया। अंतर्दृष्टि के अभाव में जीवधारी समस्या का समाधान करने में असफल रहता है। तो गेस्टाल्टवादी सीखने के उद्देश्य तथा अभिप्रेरणा पर जोर देते हैं। तो इन्होंने बताया ही कि सीखना, चिंतन और स्मृति के अध्ययन में काफ़ी योगदान दिया। और इनकी विशेषता अगली देखिए, व्यवस्थित पाठ्यक्रम निर्माण, अंतर्विषयीय अभिगमन, शिक्षा उद्देश्य तथा अभिप्रेरणा पर इन्होंने काफ़ी बल दिया। ये गेस्टाल्टवादियों की ही देन थी। ठीक है, अगला देखिए, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए, मनोविश्लेषणवाद, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। साइको एनालिसिस, तो इसके जो प्रवर्तक थे, इसके जो जनक थे, वो थे सिगमंड फ्रायड। ये नाम आपको बहुत याद रखना है। 1856 से 1939 तक इनका कार्यकाल था। और मनोविश्लेषणवाद का मतलब क्या है? ये 3 अर्थों में इसकी व्याख्या की गई है कि मनोविश्लेषण, पहला है कि मनोविश्लेषण मनोविज्ञान का एक स्कूल है। और दूसरा पॉइंट ये था कि मनोविश्लेषण व्यक्तित्व का एक सिद्धांत है। और तीसरा है मनोविश्लेषण मनोचिकित्सा, साइकोथेरेपी की एक विधि है। तो ये जो मनोविश्लेषण है, ये आप पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व वाले चैप्टर में भी इसको पढ़ेंगे और वहाँ पे मैं इसको डिटेल में पढ़ाऊँगी आपको। यहाँ पे एज ए शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हम दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आपको संप्रदाय के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो ये आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते ज़रूर हैं। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक भी करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। अगला पॉइंट देखिए, इन्होंने अचेतन मानसिक प्रक्रियाओं पर जोर देते हुए कहा कि द्वंद्वों तथा मानसिक व्यतिक्रम के अधिकांश मुख्य कारण अचेतन में छिपे रहते हैं। तो इन्होंने वही बताया है कि कैसे मनोचिकित्सा की एक विधि थी। तो इन्होंने ये बताया कि किसी के मन की स्थितियों को किस तरह हम अध्ययन कर सकते हैं, किस तरह उसका एनालिसिस कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट पॉइंट में बताया है, फ्रायड ने मन के 3 स्तरों का वर्णन किया है, चेतन, अर्धचेतन तथा अचेतन। अब ये क्या होते हैं? तो चेतन का मतलब होता है कि वर्तमान में जिस सिचुएशन में व्यक्ति है और उस समय उसके एक्सपीरियंस कैसे मन में चल रहे होते हैं, क्या भावनाएं हैं, कैसी फीलिंग्स हैं, तो ये होती है चेतन अवस्था में। और अचेतन क्या होता है?
अचेतन वो स्थिति होती है जिसमें वो इच्छाएं उसकी मतलब भंडारित होती हैं जो कभी चेतन अवस्था में थीं पर किसी कारणवश पूरी नहीं हो पाई और उनका दमन हो गया। तो ये हो गया अर्ध अचेतन। अब आती है अर्धचेतन। अर्धचेतन क्या होता है? इसमें वो अनुभूतियां संचित होती हैं जिनसे व्यक्ति वर्तमान समय में अवगत तो नहीं रहता है, परंतु अगर वो थोड़ा प्रयास, थोड़ा एफर्ट करता है तो उनसे अवगत हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया तेज चेतन, अर्धचेतन तथा अचेतन। अब इसमें देखिए, फ्रायड ने चेतन, अर्धचेतन तथा अचेतन में अचेतन को अधिक महत्वपूर्ण बताया और कहा कि मन का एक काफ़ी बड़ा हिस्सा अचेतन होता है और व्यक्ति का व्यवहार अचेतन की प्रेरणाओं द्वारा निर्धारित होता है। तो इन्होंने अचेतन का जो स्टेज था उसको काफ़ी इंपॉर्टेंट बताया। अगला पॉइंट देखिए, फ्रायड ने मानव व्यक्तित्व के 3 भाग बताए, इद, ईगो और सुपर ईगो। इनको भी समझ लीजिए क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आता है और अभी आपको थोड़ा थोड़ा बस वन लाइनर ही जान लेना है, आगे इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो सिगमंड फ्रायड ने मन के 3 स्तरों का वर्णन किया था। इद क्या होता है? ये मूल प्रवृत्तियों का भंडार होता है। मूल प्रवृत्तियाँ क्या होती हैं? ये जन्मजात प्रवृत्तियाँ होती हैं और इनको जो मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत था वो मैकडूगल ने दिया था। मैकडूगल जी ने 14 मूल प्रवृत्तियों को बताया था। तो इद में क्या होता है? ये केवल आनंद प्राप्त करना चाहता है, वो किसी भी तरह से हो। ठीक है, तो ये हो गई इद की स्टेज। ईगो क्या होती है? ये व्यक्तित्व का कार्यपालक होता है। ईगो को समय तथा वास्तविकता का ज्ञान होता है, ये बीच की स्टेज है। तो इसको समय और वास्तविकता का ज्ञान होता है, ये रियलिटी की स्टेज होती है। और सुपर ईगो क्या होता है? सुपर ईगो ये टॉप मोस्ट लेवल होता है, ये व्यक्तित्व का नैतिक कमांडर होता है। इस स्टेज पे आदर्शों तथा नैतिकता की अधिकता होती है और बालक के समाजीकरण के लिए ये स्टेज काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो जो सुपर ईगो है ये बालक के समाजीकरण के लिए आवश्यक होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए इसका। फ्रायड के अनुसार मनोलैंगिक विकास मानव के व्यक्तित्व विकास का एक बहुत बड़ा निर्धारक लैंगिक मूल प्रवृत्ति है जिसके शक्ति बल को उन्होंने लिबिडो कहा है। तो ये मूल प्रवृत्तियों का एक संग्रहित रूप था, इसको लिबिडो कहा है। तो ये हो गया सिगमंड फ्रायड का मनोविश्लेषणवाद। अगला देखिए, ये है हार्मिक मनोविज्ञान। इसका क्या था योगदान? तो हार्मिक मनोविज्ञान की स्थापना विलियम मैकडूगल ने की थी। इसके प्रवर्तक कौन थे? विलियम मैकडूगल। प्रवर्तक तो आपको जरूर याद रखने हैं क्योंकि टीईटी की परीक्षा में भी पूछा गया है कि पहली तो प्रयोगशाला कहाँ पे स्थापित की थी और किसने की थी, और कई बार इनके प्रवर्तक भी पूछ लेता है, तो जिसमें मनोविश्लेषणवाद से तो बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इनके प्रवर्तक के बारे में। अब देखिए, इन्होंने ग्रीक शब्द हॉर्म से हॉर्मिक बनाया जिसका अर्थ होता है वृत्ति। स्पष्टता वृत्ति उद्देश्यपूर्ण होती है, मतलब इसका कोई पर्पस होता है, तभी इसका एक निर्धारण होता है और उसी के हिसाब से प्रोसेस आगे होता है। नेक्स्ट पॉइंट, मैकडूगल के अनुसार उद्देश्यपूर्ण व्यवहार करने के पीछे छिपी जो शक्ति होती है उसको मूल प्रवृत्ति कहा गया। मूल प्रवृत्ति के बारे में अभी मैंने बताया कि ये बाय बर्थ होती हैं, जन्मजात शक्तियाँ होती हैं जो किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती हैं, सहायक होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है मूल प्रवृत्ति व्यक्ति में एक जन्मजात मनोदैहिक प्रवृत्ति होती है जो व्यक्ति को कोई उद्देश्यपूर्ण क्रिया करने के लिए बाध्य करती है, वही है। और इसके प्रवर्तक कौन थे? मैकडूगल थे। इन्होंने 14 मूल प्रवृत्तियों को बताया था। इसको हम अभिप्रेरणा वाले पार्ट में पढ़ेंगे, तो इसको हम मोटिवेशन में आपको पढ़ाएंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको स्किप नहीं करना है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। और अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिए क्योंकि यहाँ से आपको टीईटी, सीटेट और शिक्षक भर्ती की पूरी तैयारी आपको करवाएंगे। तो ठीक है फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।